research design components, quantitative data, T and Z scores. Test of statistical significance for quantitative variables. Student t-test or simply t-test for sample statistics and z-test for population parameters. Now, what is a standard normal distribution curve? Characteristics of a normal standard curve. Number one, there is only one standard normal curve. The standard curve is a smooth, bell-shaped, perfectly symmetrical curve based on infinitely large number of samples. Bell-shaped, smooth, perfectly symmetrical with no bumps and valleys. The total area of the curve is 1. The area under the curve is 1. It is congruent on both sides with no bumps and valleys. The sides are concave upwards and the peak is convex upwards. The tails do not touch the baseline. जब इस डिस्ट्रीब्यूशन को मिडल से फोल्ड करेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगी. दैट इज सिमेट्रिकल एंड कॉन्ग्रुएंट. इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बम्प्स एंड वैलीज नहीं है. जो इसकी साइड्स हैं वो कॉन्केव अपवर्ड्स हैं, जबकि जो पीक है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड्स हैं. जो दो टेल्स हैं एंड में दे नेवर टच the baseline. Its mean is 0 and the standard deviation is 1. Mean, the central value, that is 0, or standard deviation is 1 on either side of the mean. Mean, median and mode all coincide and peak is the mode. Say mean, median and mode. All three lie in the center. जो black vertical line है वो show कर रही है mean, median and mode एक ही जगह के ऊपर lie कर रहे हैं, value 0. और जो peak है that is the mode of the distribution. Median divides the distribution into two equal halves. मीडियन जो सेंट्रल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू होती है, वो डिवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल हाफ्स में. द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द मीन ऑफ द कर्व in units of standard error is called the relative deviate or standard normal variate, denoted by Z. कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू जो मीन वैल्यू से स्प्रेड आउट करे या उससे डिविएट कर रही हो, अगर उससे यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर में रिपोर्ट करना हो तो उसे रिलेटिव डिविएट या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहा जाता है और सिंबल Z यूज किया जाता है. See, Z is equal to the individual value X minus the population mean. यानी individual value का population mean से कितना difference है divided by the standard error. Now, जो normal distribution curve है उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है. जो मिडिल एरिया ऑफ द कर्व है बिटवीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो 1.96 ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन होता है, लेकिन यूजली 2 लेते हैं इसको
राउंड ऑफ करने के लिए ±2 स्टैंडर्ड deviations from either side of the mean, ये जो एरिया है इसको जोन ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस कहते हैं, या जोन ऑफ नो एसोसिएशन और नो डिफरेंस बिटवीन द टू groups or between the two variables, the predictor and the outcome variable. So ये जो एरिया है अगर कोई वैल्यू इसके अंदर लाई करती है तो इट मींस यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ नो एसोसिएशन और द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। कोई भी आपकी वैल्यू जो टेल्स में जो रेड पोर्शन है उसमें लाई करती है, दैट इज बियॉन्ड ±2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ द मीन, तो ये जो एरिया है ये जोन ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये वो एरियाज हैं जिसमें अगर कोई वैल्यू लाई करती है तो फिर यू एक्सेप्ट द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन एंड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मीनिंग दैट के ये जो दो ग्रुप्स हैं, दो वैल्यूज हैं मीन से जो डिविएट कर रहे हैं, इनके में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। तो जो टेल एंड्स के अंदर एरियाज होते हैं बियॉन्ड ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन और एरर्स, वो जोन ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, और वो एरिया जो within ±2 standard deviation on either side of the mean होता है, that is zone of non-significance or acceptance of null hypothesis. So, see, अब area under the curve is 1, right, or 100%, meaning that के ±1 standard deviation of the mean या जो सेंट्रल वैल्यू है उसके अंदर 68% ऑफ द डेटा और द ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू लाई, ठीक है। सो दिस इज जो वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो यूजली वो 68% ऑब्जर्वेशंस या डेटा ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट जो है उसमें लाई करता है। उसी तरह ±2 standard deviations from the central value 95% of the data या observations lie करते हैं, and ±3 standard deviations from the 0 point or the central point 99.7% of the data lie करता है। Again जो characteristics हैं normal distribution curve के और area कितना कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना है और कितने परसेंट ऑफ द एरिया क्या शो करता है, दीज आर ऑल वाइवा क्वेश्चंस एंड द यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एज वेल। नाउ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिविएट या रिलेटिव डिविएट जी क्या होता है? से इन द पॉपुलेशन ऑफ 5 डॉग्स with a mean mu of 394 millimeter, यानी 5 डॉग्स की पॉपुलेशन थी, आपने मीन कैलकुलेट किया 394 मिलीमीटर आया, जो ग्रीन लाइन शो कर रही है डायग्राम में। Rottweiler is at 1.5 standard deviation from the mean. जो टॉलेस्ट डॉग है रॉटवाइलर वो 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन है फ्रॉम द मीन वैल्यू से। किस तरह? Z आपने कैलकुलेट किया, Z इज इक्वल टू 600 जो रॉटवाइलर की हाइट थी 600 mm माइनस 394 mm यानी मीन हाइट, पॉपुलेशन की जो मीन हाइट है, डिवाइडेड बाय 147 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +1.5 स्टैंडर्ड deviation, meaning the height of Rottweiler is not significantly different from the mean height of the populations of dogs. Why? क्योंकि ±1 standard deviation का मतलब है कि ये
विद इन द जोन ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस है, राइट, ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन। सो इसका मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन द हाइट ऑफ रॉटवाइलर एंड द मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डॉग्स। फॉर डैटसन जी स्कोर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो डैटसन की हाइट थी 170 मिलीमीटर, उसमें से माइनस किया द मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स 394 mm डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, तो क्या आया 1.5। दैट इज अगेन अगर आप इसको देखें तो ये जो है विद इन द जोन ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एसोसिएशन नहीं है बिटवीन कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन डैटसन की हाइट में और जो मीन हाइट है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स, राइट। सो दोनों हाइट्स जो हैं, जो एक शॉर्टर हाइट है और एक बिट टॉलर हाइट है, लेकिन क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट जोन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मीन हाइट से कोई ऐसा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, राइट। So by using the standard deviation, we have a standard way of knowing what is normal. That is ±1 standard deviation. What is a bit large or a bit small? That is ±2 standard deviations. जैसे हमने देखा कि रॉटवाइलर और डैटसन है, दोनों प्लस माइनस उनकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1.5 है। दैट इज विद इन ±2 स्टैंडर्ड डिविएशन बट मोर देन ±1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो डॉग्स हैं अ बिट लार्ज और अ बिट स्मॉल हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है फ्रॉम द मीन हाइट। लेकिन अगर यही डॉग्स इनकी जो हाइट्स हैं, जब उनका जी स्कोर कैलकुलेट करते और वो लाई कर रहे होते ±3 स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से बियॉन्ड अगर वो चले जाते तो फिर वो जोन ऑफ सिग्निफिकेंस में चले जाते और फिर इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती। सो रॉटवाइलर्स आर टॉल डॉग्स एंड डैटसन्स आर अ बिट शॉर्ट. However, the heights of both are not significantly different from the average height of the population of 5 dogs, right? तो एक स्टैंडर्ड तरीके से ये पता लग जाता है कि अगर किसी की हाइट ज्यादा है या किसी की हाइट कम है तो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है बाकी जो पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट है या वेट है या जो भी वेरिएबल है उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स, जिस तरह जी स्कोर में हमने देखा कि जो इंडिविजुअल हाइट है यानी इंडिविजुअल वैल्यू थी उसमें हमें पॉपुलेशन मीन में से उसमें से पॉपुलेशन मीन को निकाला। ये भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन में से आप 2 सैंपल्स ड्रॉ करें और फिर उनके मीन्स कैलकुलेट करें और इन 2 मीन्स का क्या डिफरेंस है वो देखें, राइट। तो अगर टी, इसके लिए आप टी स्कोर यूज करते हैं। टी इज इक्वल टू से मीन ऑफ द first sample minus mean of the second sample divided by the standard error of the means, right? So standard error का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. Now by the way ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में जो कैलकुलेशंस आती हैं तो उसमें फॉर्मूलाज का पता होना जरूरी है, राइट। नाउ अब अगर आप ये देखें कि 2 सैंपल मीन्स हैं तो फिर उसमें स्टैंडर्ड एरर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? से फॉर एग्जांपल सैंपल 1 जो है
उसको आप स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय n1। ये आप जो डिनोमिनेटर है स्टैंडर्ड एरर का डिनोमिनेटर वो कैलकुलेट करें क्योंकि आपके पास 2 सैंपल्स हैं, प्लस n2 यानी जो सैंपल 2 का जो साइज है टोटल नंबर जितने हैं वो होगा, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल 2 उसको स्क्वायर करेंगे। इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन्स आएगा। जब टी स्कोर को अप्लाई करेंगे, से फॉर एग्जांपल जो डिविएशन है दैट इज mean of sample 1 minus mean of sample 2 divided by the standard error of the difference between the two means, right? So क्रिटिकल रेशियो क्या होता है? क्रिटिकल रेशियो जो आप या तो टी कैलकुलेट कर रहे होते हैं या जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं देखने के लिए कि जो आपकी टी की वैल्यू आ रही है वो जी की वैल्यू आ रही है, वो नॉन सिग्निफिकेंट जोन में जा रही है या सिग्निफिकेंट जोन में जा रही है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। जब सैंपल साइज लेस देन 30 होता है तो फिर आप टी स्कोर यूज करते हैं, यानी टी को कैलकुलेट करते हैं, और अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा होता है तो फिर जी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि लेस देन 30 के ऊपर जो टेबल ऑफ टी है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो भी आप टी या जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम में टेबल ऑफ टी या टेबल ऑफ जी में देखा जाता है कि पी वैल्यू कितनी है। सी दिस इज द टी टेबल जिसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है आपका वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर यू मूव हॉरिजॉन्टली और देखते हैं कि आपकी जो कैलकुलेटेड टी या जी वैल्यू है वो किस पी वैल्यू के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। सो larger the t or z calculated p will be smaller। जितनी t या z स्कोर आपका ज्यादा होगा उसका मतलब है कि p वैल्यू कम होगी which is less than 0.05, और कोई भी वैल्यू लेस देन 0.05 से कम हो या इक्वल और लेस देन 0.05 है तो इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द टू मीन्स में या बिटवीन द टू प्रोपोर्शंस में, राइट? सो टी और जी जो है जब आप पॉपुलेशन के पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जी स्कोर यूज किया जाता है, और जब आप सैंपल के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो टी स्कोर यूज किया जाता है। लेकिन अगर सैंपल लेस देन 30 है तो टी स्कोर, मोर देन 30 है तो जी टेस्ट कुड बी यूज्ड। लेकिन while using z टेस्ट जो रिसर्चर है वो एज्यूम कर रहा होता है कि उसको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, राइट? सो स्टैंडर्ड एरर क्या चीज है? स्टैंडर्ड एरर shows how much error is in the sample to draw conclusions for the universe or the population। यानी जब आप सैंपल ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमेशा एरर होता है। जब भी आप एक टोटल पॉपुलेशन पे कैलकुलेशंस करने के बजाय सैंपल के ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे तो एक एरर जरूर आएगा, राइट? तो कितना अमाउंट ऑफ एरर इन्वॉल्व है उस सैंपल के अंदर इसको जानना बहुत जरूरी होता है। स्टैंडर्ड एरर इवैल्यूएट्स द मिसबिहेवियर ऑफ योर सैंपल मीन, यानी सैंपल मीन कितना मिसबिहेव कर रहा है, कि कितना ज्यादा वो डिफरेंट है पॉपुलेशन मीन के साथ। अब पॉपुलेशन मीन अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन मीन नहीं होता। यूजली हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं और वो फिर प्रोजेक्ट करते हैं ओवर द पॉपुलेशन पे। तो ये देखना जरूरी होता है कि
अगर एक सैंपल मीन अगर एक है तो आप क्या इन्फर कर सकते हैं उस सैंपल के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि पॉपुलेशन मीन कितना होगा. फॉर दैट यू calculate the confidence limits. That is, we are setting confidence limits, say 95%, within which the population mean is likely to lie, of which we have only one sample. एक सैंपल से आपने मीन कैलकुलेट किया, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंट होना है 95% कॉन्फिडेंट कि जो पॉपुलेशन मीन है वो किस रेंज में लाई कर रहा है. तो फिर आप कॉन्फिडेंस लिमिट सेट करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how to set confidence limits in a while. So we calculate sample statistics. जब भी सैंपल के ऊपर कैलकुलेशंस होंगी तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा, और जब उससे हम पॉपुलेशन के मेजर्स के ऊपर बात करेंगे तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स उन्हें कहा जाता है. यस, एसएस याद रखें, सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू इन्फर PNP, population parameters. So central limit theorem क्या है? The mean of the number of sample means approximate population mean. Say for example, there are number of samples. एक population में से आपने 10 samples से draw किए, तो और उनका mean calculate किया, ठीक है? Mean 1, mean 2, mean 3 and so on up to mean 10, और उसको डिवाइड किया आपने नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ. से आपके नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो 10 थे, तो फिर आपने जो न्यूमरेटर है जिसमें सैंपल मीन्स है उन सबको एड अप कर लिया. समेशन ऑल द सैंपल मीन्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स विच इज n. तो आपके पास मीन ऑफ द सैंपल मीन आ जाएगा. अब ये जो मीन ऑफ द सैंपल मीन है, this usually approximate the population mean. So this is called central limit theorem. Now, example of standard error of the mean, right? Standard error of the mean आप कैसे calculate करते हैं और उसके बाद कैसे conclusions draw करते हैं. Say your population या आपकी जो universe, बाज़ दफा population को universe भी कहते हैं. पॉपुलेशन आपकी ये मेडिकल स्टूडेंट्स की, उसमें से आपने एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया n विच इज 25. उस सैंपल के ऊपर यू टुक देयर टेम्परेचर्स इन डिग्री फ़ारेनहाइट. उसके बाद फिर आपने सैंपल मीन कैलकुलेट किया. जैसे सारी वैल्यूज जो 25 जो आपके स्टूडेंट्स थे उनके जो टेम्परेचर की वैल्यूज थी उनको एडअप करके डिवाइड किया 25 से, तो आपका sample mean आ गया which is shown by x bar, right? तो जो sample mean है that is 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है. जो standard deviation है वो है 0.6, right? Standard deviation 0.6 है. अब question है what can be inferred about the true mean temperature of the population of the students. और population mean को mu भी कहते हैं, the Greek word from which the sample is drawn. अब ये जो डेटा है इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स की टोटल पॉपुलेशन है उनका मीन जो है वो कहाँ लाए करता है, राइट? तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया. स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n. तो जब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन 0.6 था उसको डिवाइड किया, जब n was 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा विच इज इक्वल टू 0.12. सो स्टैंडर्ड एरर would be 0.12. नाउ अब टू स्टैंडर्ड एरर कितना होगा इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स को मेजर करने के लिए या शो करने के लिए, तो प्लस माइनस 0.24 हो जाएगा. यानी 0.12 जो स्टैंडर्ड एरर है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तभी 2 स्टैंडर्ड एरर्स होंगे, राइट? तो वो वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 0.24. नाउ
set 95% confidence limits on the basis of the normal distribution curve. कॉन्फिडेंस लिमिट्स कैसे सेट करते हैं? जो आपका सैंपल मीन है उसमें से प्लस माइनस आपने 2 स्टैंडर्ड एरर्स ऐड किए, यानी सैंपल मीन में प्लस किए 2 स्टैंडर्ड एरर्स या माइनस किए 2 स्टैंडर्ड एरर्स। तो अब जब आप वैल्यू सबमिट करें तो सैंपल मीन आपके पास 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था। पहले आप लोअर साइड पे माइनस कर लेते हैं, यानी 98 माइनस 0.24, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी 98 प्लस 0.24 जब आप प्लस करेंगे। तो रेंज आपकी क्या आ गई? जब आपने माइनस किया तो 97.76 और जब प्लस किया तो 98.24 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं या वो रेंज है जिसमें आपका जो पॉपुलेशन मीन ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स लाई कर रही होगी। अगर वो इसमें लाई करती है तो फिर हम ये कहते हैं thus the researcher is 95% confident। जब वो 95% कॉन्फिडेंट होता है तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाता है, that the population mean population mean of the medical students would lie within the above confidence limits। यानी इन ये जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं जिनको हम 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स कहते हैं, we are sure 95% we are confident or the researcher is confident कि जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है मेडिकल स्टूडेंट्स का वो लाई कर रहा होगा बिटवीन this range, that is from 97.76 to 98.24 degree Fahrenheit. Now, अब सैंपल मीन था, पॉपुलेशन मीन पता नहीं था, तो सैंपल मीन से आप किस तरह कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जी पॉपुलेशन मीन कहाँ पे लाई करेगा? तो यू हैव टू डिटरमिन अ रेंज, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कॉन्फिडेंस लिमिट्स लगाते हैं। 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स यानी विद इन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ द मीन जो है वो आपका 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स होते हैं, क्योंकि 95% ऑफ द पॉपुलेशन ये जो लिमिट्स हैं प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द मीन वैल्यू और द सेंट्रल वैल्यू उसमें लाई कर रही होती है। Example 2, standard error of difference between two means. Now, the researcher wants to investigate the effect of the new drug on weight gain. Experimental group का size था N1, 12 participants थे जिनको न्यू ड्रग दिया गया। जो कंट्रोल या प्लेसिबो ग्रुप था, पार्टिसिपेंट्स उसमें 12, उसमें भी 12 थे, वो N2 ग्रुप था। मीन वेट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मेजर किया गया x(1) दैट इज 200 पाउंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 थी। मीन वेट जो ग्रुप 2 में कंट्रोल ग्रुप में कैलकुलेट किया x(2) वो 148 पाउंड्स था, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 थी वो 24 थी, राइट। सो सबसे पहले क्या किया? कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला SE, स्टैंडर्ड एरर विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का, डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिवली डिवाइडेड बाय जो सैंपल साइज था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और सैंपल साइज कंट्रोल ग्रुप का था। जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स आएगा 7.5, राइट। अब टी स्कोर कैसे कैलकुलेट इसमें करेंगे? से
सबसे पहले आपका जो सैंपल 1 का जो मीन था, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो मीन वेट था वो 200 पाउंड्स माइनस जो कंट्रोल ग्रुप का मीन वेट था दैट इज 148 पाउंड्स. सो 200 minus 148 divided by the standard error of the difference between two means which is 7.5. तो आपका आंसर टी स्कोर आया है 6.9. राइट, अब टेबल ऑफ टी में देखना है इसको. तो जो टी कैलकुलेटेड है वो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर आप देखेंगे टेबल ऑफ टी में. इसका फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2, क्योंकि दो आपके पास ग्रुप्स हैं. सैंपल्स तो आप नहीं इसको कहेंगे, लेकिन दो ग्रुप्स हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स, यानी दो सेपरेट कैटेगरीज में हैं आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं. सो N1 भी 12 थी, 12 लोग थे. N2 में भी 12 लोग थे -1. N1 plus N2, 12 plus 12, 24 minus 1 is 23. So 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जब आप t की वैल्यू देखेंगे विच इज 6.9 देखेंगे तो क्या पता लगेगा. से फॉर एग्जाम्पल फॉलो द एरो. फर्स्ट कॉलम के अंदर 23 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर व्हेन यू मूव हॉरिजॉन्टली तो आप देखेंगे कि वैल्यूज जो 6.9 वैल्यू है वो बियॉन्ड 3.8 से भी आगे जा रही है, यानी p is less than 0.000005. that is very significant difference. T is equal to or less than 0.0000 in the table of T. तो जब कोई भी वैल्यू इज लेस, जो p वैल्यू लेस देन 0.05 से होगी, इसका मतलब है कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. और क्योंकि ये बहुत ही लो वैल्यू है तो इसका मतलब है हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. सो कंक्लूजन क्या होगा? Thus, the difference in the mean weights of two groups is highly significant and the experimental drug does result in weight gain. यानी जब आपने एक्सपेरिमेंटल ड्रग एक ग्रुप को दिया, दूसरे ग्रुप को आपने प्लेसिबो दिया जो कंट्रोल ग्रुप था, और उसके बाद फिर जब आपने आउटकम देखा दोनों ग्रुप्स के अंदर, तो एक ग्रुप में जो मीन वेट था वो 200 था पाउंड्स और दूसरे ग्रुप में मीन वेट था 148 पाउंड्स. देखना ये था कि इन दोनों में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, और थ्रू कैलकुलेशंस आपने ये देखा कि जो इनमें डिफरेंस है वो हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है. इसका मतलब ये कि जो एक्सपेरिमेंटल न्यू ड्रग था वो वाकई इफेक्टिव था in enhancing the weight or for the weight gain in the experimental group as compared to the placebo group. So whether one is calculating mean or proportion of a sample, there would always be error as the calculations are done on a sample instead of population. Sample का है, चाहे आप mean calculate करें या proportion calculate करें, हमेशा error आएगा क्योंकि वो sample की calculations होगी. ये जो amount of error है इसको पता करना जरूरी होता है. Similarly, when one draws two samples and therefore calculate two means, यानी अगर दो सैंपल्स हैं और उनके दो मीन्स कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं या दो प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करनी पड़ रही हैं, तो जो एरर है उसको भी एड अप करना होता है. वन एरर फ्रॉम वन सैंपल, द अदर एरर फ्रॉम द अदर सैंपल. सो calculating standard error of difference between two means and two proportions. इसलिए अगर दो सैंपल्स हैं या दो प्रोपोर्शंस हैं तो फिर यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स और टू प्रोपोर्शंस. नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है? से proportion of males in the city of Lahore, which is
your population is 52%, right? सैंपल ड्रॉ किया आपने, उसमें से 100 लोगों का इन द सिटी ऑफ लाहौर, और उसमें जब आपने प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स कैलकुलेट की देखी तो वो 40% थी, राइट? Does the proportion of males in the sample represent the proportion in the population? Meaning that कि ये जो सैंपल में मेल्स की प्रोपोर्शन है वो और जो पॉपुलेशन में मेल्स की प्रोपोर्शन है उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तभी हम कह सकते हैं कि जो सैंपल की प्रोपोर्शन है वो इनफैक्ट रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, दो फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वन इज P इंटू Q ओवर N, जबकि दूसरा है प्रोपोर्शन 1 ब्रैकेट्स में 1 माइनस द प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय n, और दोनों को आप अंडर रूट करते हैं। से P, Q और N क्या है? से स्टैंडर्ड एरर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो फर्स्ट सैंपल प्रोपोर्शन है विच इज 40, अगर 100 में आप देखें Q क्या होगा कि अगर एक प्रोपोर्शन 40% है तो दूसरी प्रोपोर्शन जो है ऑटोमेटिकली 60% हो जाएगी। सो Q का ये मतलब नहीं है कि आप पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को यहाँ पे रखें, इसका सिंपली ये है कि अगर 1 होल है या 100 है, उसमें से फर्स्ट प्रोपोर्शन को जो माइनस करते हैं और उसके बाद जो प्रोपोर्शन आती है उसको अगेन उसी प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकंड फॉर्मूला है उधर पे आप ये देखें कि P आपका अगर आप इस फॉर्मूले में रखें, जो सैंपल की प्रोपोर्शन है 40 है, उसके बाद 1 का मतलब है 100, अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करें क्योंकि ये परसेंटेजेस में दी हुई है इसलिए हम यहाँ पे भी 1 के बजाय 100 रखेंगे। तो 100 माइनस P का मतलब क्या है कि पहले आपने 40 लिखा, फिर ब्रैकेट में 100 माइनस 40 तो 60 हो गया। तो जब ये जो ब्रैकेट में आपका 60 आंसर आया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो वही चीज आ जाएगी जो PQ में है, PQ ओवर N। N is the sample size which was 100. So जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर 24 आएगा, और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो आंसर 5 आएगा। तो स्टैंडर्ड एरर आपका 5 है। 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स अराउंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? से 52 आपकी पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन थी ऑफ मेल्स, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर्स अराउंड द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो 2 स्टैंडर्ड एरर्स हमेशा फिक्स्ड है ताकि आप देखें कि एरिया ऑफ नल हाइपोथेसिस या एरिया ऑफ नो एसोसिएशन को वो डिलीनिएट कर रहा होता है, जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स 95% होता है, राइट? तो 52 प्लस माइनस 10 कहाँ से आया? 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं या 2 स्टैंडर्ड एरर्स हैं, तो 2 5s 10 हो गए। तो ऑन द लोअर साइड जब 52 में से 10 माइनस करते हैं तो 42, और जब 52 में 10 प्लस करते हैं तो 62 आ गया, राइट? अब ये रेंज है अराउंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के 42 टू 62, जबकि जो हमारी सैंपल की प्रोपोर्शन है मेल्स की, that is 40% is outside this range of confidence limit। जैसे वो 40 है, जबकि हमारी जो रेंज है वो आ रही है between 42% to 62%। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी? वी कैन से दैट द सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन की जो लिमिट्स हैं प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर्स जो 95% लिमिट्स हैं, उसका ये मतलब है कि जी आपकी जो
एरिया ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस है वो, राइट। सो इसका मतलब है कि जोन ऑफ नॉन सिग्निफिकेंस के अंदर वो जा रहा है, राइट। अच्छा, अब z इज इक्वल टू, अब z स्कोर कैसे आपने कैलकुलेट किया इसमें से 52 पॉपुलेशन में की प्रोपोर्शन थी, उसमें से सैंपल की प्रोपोर्शन माइनस की डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर 5, तो 2.4 आ गया। एक्सीडिंग 2 स्टैंडर्ड एरर्स एंड लाइंग इन द जोन ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर देखते हैं तो 2.4 is beyond 2 standard deviations from either side of the mean। जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है वो 1.96 होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द प्रोपोर्शन और द मीन, लेकिन यूजली जो राउंड ऑफ करने के लिए 2 लिया जाता है, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। तो आप देखें अगर 2.4 वैल्यू है तो वो जोन ऑफ सिग्निफिकेंस में जा रही है। जोन ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि यू आर accepting the alternate hypothesis of association or significant difference and rejecting the null hypothesis of no association। तो इसका मतलब है कि 2.4 वैल्यू जोन ऑफ सिग्निफिकेंस में है। सो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर z स्कोर भी कैलकुलेट करते हैं या कॉन्फिडेंस लिमिट सिंपली सेट करते हैं अराउंड द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तब भी आंसर एक ही आता है कि जो सैंपल मीन है, वो जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो ये जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है उस वक्त एप्लीकेबल है जब सिर्फ 2 प्रोपोर्शंस को आप यूज कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, सिक या वेल, सक्सेस और फेलियर, यानी कि जो आपकी 2 कैटेगरीज होनी चाहिए और प्रोपोर्शंस होनी चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला p multiplied by q over n under root, और सेकेंड फॉर्मूला proportion multiplied by 1 minus proportion divided by n under root, right? और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर सिंपली उन्हीं फॉर्मूलाज को आप प्लस की साइन लगा के एड अप कर लेते हैं, क्योंकि अगर 2 सैंपल्स हैं, 2 सैंपल मीन्स हैं और या 2 प्रोपोर्शंस हैं, तो फिर उनको स्टैंडर्ड एरर को भी एड अप करना पड़ता है। नाउ standard error of difference between 2 proportions। standard error of difference between 2 proportions कैसे करेंगे? से the polio attack rate was 24% in 90 children who were vaccinated with OPV as compared to 16% in 86 children who were vaccinated with IPV। Which vaccine is more effective? Now, first calculate standard error of difference between 2 proportions। Say standard error जो है वो आपका 6 आता है जब ये आप फॉर्मूला यूज करते हैं। You can use either of the 2 formulas, first one or the second one। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे डाल के तो स्टैंडर्ड एरर आपका 6 आएगा। नाउ टी स्कोर आपने कैसे कैलकुलेट किया? टी इज इक्वल टू जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है 24% था, सेकेंड प्रोपोर्शन 16% डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर विच इज 6। जब सॉल्व करेंगे तो 8/6 इज इक्वल टू 1.3 आ गया टी स्कोर, राइट। नाउ अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो टेबल ऑफ टी में देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? जो दोनों आपके ग्रुप्स थे, एक ग्रुप जिसको ओपीवी से वैक्सीनेट किया गया 90
जिसमें बच्चे थे और दूसरा ग्रुप जिसको आईपीवी से वैक्सीनेट किया गया जिसमें 86 थे और उसमें से आपने माइनस किया 1 को, तो टोटल N1 प्लस N2 176 होते हैं, उसमें से 1 माइनस किया तो 175 आ गया। तो एट 175 डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप देखेंगे 1.3 की वैल्यू कहाँ लाई करती है, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट जोन में लाई करेगी। Therefore, as it is less than 2 standard errors, यानी 1.3 जो है वो less than 2 standard errors है, इसका मतलब है अगर p वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर है 0.05 से, यानी नॉन सिग्निफिकेंट जोन में वो लाई कर रही होगी, यानी वो जोन जिसमें you accept the null hypothesis of no association or null hypothesis of independence, right? So, this are the two proportions. That is, the polio attack rates are not significantly different. यानी ये दो proportions जिनमें एक में attack rate 24% था उन बच्चों में जिनमें OPV यूज किया गया, और दूसरा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में जिनमें IPV यूज किया गया उसमें अटैक रेट 16% था। तो ये जो दोनों अटैक रेट्स हैं ये इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मीनिंग के जोन ऑफ नल हाइपोथेसिस में ये लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि द एफिकेसी ऑफ द टू वैक्सीन्स इज द सेम, दोनों वैक्सीन्स की एफिकेसी एक जैसी है क्योंकि अटैक रेट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ना। इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यू कैन also use the chi-square test for qualitative data. Say this is the zone of non-significance plus minus 2 standard deviations or standard errors from the central value. ये area of rejection of alternate hypothesis है, मीनिंग कि आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो टेल्स के अंदर जो रेड दो जोन्स हैं ऑन आइदर साइड which are beyond plus minus 2 standard deviations from the central value, वो zone of significance है, और यहाँ पे you reject the null hypothesis and you accept the alternate hypothesis. So thank you. This is all for today.